देशभक्ति उस भावना को कहते हैं जहां इंसान अपनी निजी स्वार्थों से ऊपर उठ देश के लिए जीने मरने को तैयार रहे। लेकिन कई बार लोग देशभक्तों पर ही देशद्रोही होने का आरोप भी लगाते हैं। इस बारे में एक बड़े वर्ग का मत है कि सत्य और असत्य से परे अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो पाएंगे कि एक शख्स जो देशभक्त हो वह कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी होगी। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के संदर्भ में यह कथन सटीक बैठता है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। दामोदर विनायक स्वदेशी और हिंदुत्व के भी कट्टर समर्थक थे। सावरकर को आज के समय के हिंदूवादी राजनीतिक दलों का आदर्श भी माना जाता है। विनायक सावरकर ही वह प्रथम शख्स थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी थी। वीर विनायक एक प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तलवार, लंदन टाइम्स जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखे। सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटेन और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1909 में वीर सावरकर ने 1857 की भारत क्रांति पर आधारित पुस्तक 1857 का संपूर्ण सत्य, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। जैसे ही अंग्रेज़ी हुकूमत को इसकी भनक मिली तो उन्होंने पुस्तक का प्रकाशन रुकवा दिया। हालांकि इसके बाद वीर सावरकर ने बिना हिम्मत हारे पुस्तक को हॉलैंड में मुद्रित करवाया। इस किताब में पहली बार 1857 की लड़ाई को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा गया था। इससे पूर्व जहां अंग्रेज़ इतिहासकार 1857 की लड़ाई को मात्र एक सिपाही विद्रोह मानते थे, वहीं भारतीय विश्लेषकों की निगाहों में भी वह मात्र एक सिपाही आक्रमण ही था। लेकिन एक क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित और सावरकर ने अपनी इस पुस्तक में युद्ध की बारीकियों को एक क्रांतिकारी की नज़र से देखा और लिखा। इस पुस्तक को लिखने से पूर्व उन्होंने बहुत अध्ययन और शोध भी किए और एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसका हर पन्ना एक गुलाम भारतीय की मन की क्रांति की नई मशाल जला पाने में सक्षम था। इसके अलावा उन्होंने मेरा आजीवन कारावास नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने अंडमान और काला पानी की कैद से जुड़े अपने अनुभवों को पाठकों के साथ शेयर किया। इस पुस्तक में उन्होंने वह सभी यातनाएं, भावनाएं, दर्द और वृत्तांत दिए जिसे उन्होंने काला पानी की कैद में सहा और अनुभव किया था। उनकी शैली हमेशा प्रखर और क्रांतिकारी रही। उनकी किताबों का हर शब्द देश प्रेम के रस में डूबा होता था। उनके विचार क्रांतिकारी थे और यही वजह है कि उनकी किताबों में भी आपको यह चीज़ देखने को मिलती है। जिंदा रहते हुए तो वीर विनायक दामोदर को सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का सामना करना ही पड़ा, लेकिन मौत के बाद भी इस जालिम दुनिया ने उन पर सितम ढाना जारी रखा। संसद की लॉबी में महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की फ़ोटो लगाने पर काफ़ी विरोध हुआ। कई लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कहा। ऐसा कहने वाले लोगों का तर्क था कि क्योंकि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से अपनी रिहाई के लिए क्षमा याचना की थी, इस वजह से उन्हें देशद्रोही मानना ही तार्किक है। हालांकि अधिकतर इतिहासकार इस तथ्य को झुटलाते हैं और उनकी राय में वीर सावरकर यह जानते थे कि अगर वे जेल में ही पड़े रहे तो देश की राजनीतिक स्थिति को उनके विचारों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग दोबारा उनके खिलाफ ही मोर्चा खोला था। इस तरह वीर सावरकर को देशद्रोही कहना सरासर गलत होगा। इस कटुनीति को देशद्रोह नहीं अपितु देश सेवा के लिए रणनीति कहना सही है। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वह एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई थी। भारत माँ के सपूत डॉक्टर केशव बलिराम हेडगोवार का जन्म 1 अप्रैल 1879 को नागपुर स्थित एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 13 साल की उम्र में प्लेग संक्रमण की वजह से केशव ने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन यहाँ से उनकी कहानी की शुरुआत नहीं होती। उनकी कहानी की शुरुआत तो 1908 के बाद आरंभ होती है। 1908 के आसपास की बात है कि केशव पुणे में स्थित हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्होंने वंदे मातरम गाया और इस वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया
क्योंकि उस दौरान वंदे मातरम गाना ब्रिटिश सरकार के सर्कुलर का उल्लंघन माना जाता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1915 में वो डॉक्टर के रूप में नागपुर लौटे। डॉक्टर बनने के पीछे केशव का उद्देश्य कभी भी शासकीय सेवा में प्रवेश लेना या अपना अस्पताल खोलकर पैसा कमाना नहीं था। उनका तो एकमात्र ध्येय भारत का स्वतंत्र ही था। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर और प्रभावित होकर वर्ष 1916 में कांग्रेस के जन आंदोलन से जुड़ गए। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का पूरा जिम्मा संभाला था। तत्पश्चात डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजों के खिलाफ उग्र भाषण देना शुरू किया। भाषण के दौरान जब उन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा की घोषणा की, तब जनमानस में चेतना की एक प्रबल लहर का निर्माण हुआ। यह सब देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन पर भाषणबंदी का नियम लागू कर दिया, किंतु डॉक्टर ने उसे मानने से इनकार कर दिया और अपना भाषण क्रम चालू रखा। उनके इस बर्ताव पर अंग्रेजी सरकार ने मामला दर्ज कर 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा दे दी। वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन ही हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। कुछ लोगों का कहना है कि संघ की स्थापना करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से दूरी बना ली थी। यहाँ तक उन्होंने नमक आंदोलन में किसी भी संघ कार्यकर्ता को हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन वे खुद 1930 में नमक सत्याग्रह से जुड़ गए थे और इस दौरान वे जेल भी गए थे। नतीजतन साल 1933 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ कोई भी संबंध बनाने से मना कर दिया। 21 जून 1940 को बीमारी के चलते डॉक्टर हेडगेवार का देहावसान हो गया।